नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां संसद में भारतीय प्रवासियों पर सियासत छिड़ी हुई है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। ये सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। वहीं तीसरी खबर मध्य प्रदेश से ही है। चीतों पर लगातार सियासत हो रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां संगम नगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। अमेरिका से भारतीयों को बेदखल करने के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया है। एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोटेशन पहली बार नहीं है, यह 2009 से हो रहा है। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। भारतीयों के डिपोटेशन मुद्दे पर संसद में सुबह से ही हंगामा जारी है। विपक्ष सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, ये विदेश नीति का मुद्दा है। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए। पोस्टर भी लगाए जिसमें लिखा था, बेड़ियों में हिंदुस्तान, नहीं सहेंगे ये अपमान। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने कहा, 100 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकालने पर पूरा देश हैरान है। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सरकार इस पर चुप क्यों है? वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। अमेरिका से भारतीयों को बेदखल किया जा रहा है और ये ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2009 में भारतीयों को बेदखल किया गया था और इसी को लेकर संसद में हंगामा देखा गया है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो 2009 से, जैसा विदेश मंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य में बताया, होती रहती है, चलती रहती है निरंतर प्रोसेस में। इसको सारे देशों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबके लिए खतरा है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को इससे सरकार का विरोध करना चाहिए। वो उनका विषय है, वो अपना विरोध व्यक्त करें, लेकिन उन्हें सरकार को इससे ये मजबूर करने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत को भी ये नीति अपनानी चाहिए। भारत में जो लोग ऐसे आके बस गए जो भारत के नागरिक नहीं है, क्योंकि वो भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। जी, और ये भी देखा गया है जो विपक्ष है वो सरकार शर्म करो के नारे भी लगा रहा है। साथ ही प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि जब ट्रंप और नरेंद्र मोदी की इतनी अच्छी दोस्ती है तो ये ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है भारतीयों के साथ? प्रियंका गांधी जी का अपना वक्तव्य है, उन्हें सरकार के विपक्ष में वक्तव्य देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे संबंध है और इसी की वजह से मुझे लगता है आगामी 13 फरवरी को ट्रंप ने मोदी जी को लंच पे इनवाइट करा है। मोदी जी व्हाइट हाउस जा रहे हैं। लेकिन देखिए, विदेश नीति जो होती है ना, कूटनीति जो होती है, वो पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं होती। अमेरिका ने ये एक्शन भारत के खिलाफ ही नहीं लिया। अमेरिका में जितने भी लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं, अमेरिका ने सारे देशों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया और सब देशों में वो डिपोर्ट कर रहा है। मेरा अपना मानना ये है कि मुझे लगता है भारत को इस नीति से सीख लेते हुए इस तरीके की चीजें भारत में भी करनी चाहिए, जिससे भारत में जो बाहर के नागरिक रह रहे हैं उनको उनके देश पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा और मजबूत। जी, आपने सही कहा कि भारत के लिए भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए जैसे कि अमेरिका में है कि वहां से भारतीय को डिपोर्ट किया जा रहा है जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं। साथ ही जो विपक्ष है वो हथकड़ी पहनकर भी प्रदर्शन कर रहा है, संसद के बाहर कर रहा था। विपक्ष को प्रदर्शन करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रदर्शन की भी अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। और दूसरे, अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि राहुल गांधी जी विदेश नीति पे बोलना चाहते हैं, तो पहले उन्हें विदेश नीतियों को समझना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। आप विदेश नीति पे अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, तो जितना जवाब जयशंकर जी ने दिया उतना ही जवाब दिया जा सकता है। ताकि विदेश नीति जो भी होती है वो क्लोज डोर पर डिस्कस होती है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेंगे 13 तारीख को, तो वो इस मुद्दे पर गहन चर्चा करेंगे और कोई ना कोई इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। 24 मार्च तक चलने वाले सत्र में सिर्फ 9 दिन बैठकें होंगी। इसके अलावा बाकी 6 दिन अवकाश रहेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की स्वीकृति के बाद बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय बजट सत्र की तैयारियों में जुट गया है। बता दें, विधानसभा का बजट सत्र 24-25 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते 10 मार्च से प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने 24 फरवरी को भोपाल आने वाले हैं। इसलिए मोहन सरकार ने समिट के बाद बजट सत्र बुलाने का फैसला किया है। विधानसभा में मोहन यादव सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ होगी। इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव भी आएगा। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अमित शर्मा जुड़ गए, रमेश वर्मा जुड़ गए हैं, रमेश जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, मध्य प्रदेश का जो बजट सत्र है, पहला पूर्ण बजट सत्र पेश होने वाला है और ये जो बजट सत्र है वो 10 मार्च से शुरू होगा। जी, हेलो जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? हाँ, आ रही है मुझे आपकी आवाज। जी, मध्य प्रदेश सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है और ये जो पहला बजट है वो 10 मार्च को पेश होगा। हाँ, निश्चित रूप से इस बजट में हमको जो संभावनाएं दिख रही हैं, नए टैक्स की संभावना इसमें कम दिख रही है। मुझे जो लग रहा है कि इस बजट में जो केंद्रीय बजट आया है उसकी कहीं ना कहीं झलक होगी। इस बात के बराबर प्रयास होंगे कि मुद्रा का परिचालन थोड़ा सा बढ़े और नए टैक्स की संभावना इसमें मुझे कम दिख रही है और कहीं ना कहीं पुराने टैक्स की वसूली और कुछ जनता को रियायतें, ये दो चीज इसमें संभावना ज्यादा दिख रही है। और तीसरी, इस बजट के बाद मध्य प्रदेश पे थोड़ा बहुत कर्जा बढ़ सकता है, ये संभावना भी दिख रही है। पर पहले से ही मध्य प्रदेश पे तो काफी कर्जा है। देखिए, इस समय कहीं ना कहीं जो राजनीति चल रही है वो कर्ज लेकर के लोगों को सुविधा देने की, या जिसको अपन राजनीतिक भाषा में कहें रेवड़ियां बांटने की। तो अब ये कर्ज जो मध्य प्रदेश पर बढ़ना शुरू हुआ है, ये तो अब कर्ज बढ़ते ही चला जाएगा, क्योंकि कोई भी सरकार देश भर में सभी दलों की सरकारें हैं, उसमें भाजपा की भी है, कांग्रेस की भी है, अन्य दलों की भी सरकारें हैं, बंगाल में अन्य दल की सरकार है, तमिलनाडु में अन्य दल की सरकार है। अब इस समय सारी सरकार कोई भी हो, या दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की हो, वो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में कम और लोगों को रियायत दे करके अपनी ओर झुकाने की जो राजनीति चल रही है, जिसको अपन रेवड़ी बांटना कह देते हैं, उस राजनीति पर इस समय पूरा देश चल पड़ा है। इससे कर्ज को बढ़ना है और जो मौलिक आमदनी है उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं है और मुद्रा के परिचालन में है। तो मैं समझता हूँ इसी दिशा में मध्य प्रदेश का बजट होगा। जी, मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जनता का वोट पाने के लिए जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, साथ ही इस बार के बजट सत्र में क्या क्या जनता के लिए नया होगा और क्या क्या प्रस्ताव आ सकते हैं बजट के अंदर? देखिए, मोटे तौर पर एक बात जो मुझे लग रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने 17-18 स्थानों पर, 19 स्थानों पर शराबबंदी की घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं उस जैसे शराबबंदी से जो एक आर्थिक जो भी नुकसान होने वाला है, उस नुकसान की वो भरपाई कहाँ से कर सकते हैं। थोड़ी बहुत सिगरेट पर, शराब पर, ये जो इस तरह की चीजें हैं, इन पर थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ सकता है और बहुत संभव है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर भी कुछ दाम बढ़े। कुछ चीजों में कुछ वो दाम जरूर बढ़ेंगे, लेकिन वो ऐसे दाम बढ़ेंगे जिसमें सीधा जेब से न निकले, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जनता पर उसका प्रभाव पड़े। कहीं ना कहीं भरपाई तो करना ही पड़ेगी। जी, जैसे कि मोहन सरकार ने शराब नीति लागू करने की, जहां पर धार्मिक स्थल है वहां पर शराब बंदी की जाएगी। इससे एक बात तरीके से ये सही तो है, पर फिर भी पूरा स्टेट में बंद करना चाहिए था, क्योंकि अगर आधे डिस्ट्रिक्ट में बंद करते हैं तो एक तरह से ये सही भी नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मोटे तौर पर ये आधा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये 19 पुलिस स्थान है और उसमें क्योंकि 3 स्थान ऐसे हैं जो एक ही पंचायत में आते हैं, तो इस तरीके से वो पंचायतों की दृष्टि से, शासन केंद्र की दृष्टि से तो 17 है और वैसे अगर आप देखेंगे तो वो 19 स्थान आते हैं। तो ये वो स्थान है जो धार्मिक स्थल हैं
तो स्वाभाविक रूप से धार्मिक स्थलों पर पवित्रता के लिए तो सरकार को कदम उठाना ही चाहिए। और उनकी जो डेट लागू उन्होंने घोषित की हुई है वो 1 अप्रैल घोषित की हुई है, क्योंकि जो शराब के ठेके होते हैं वो 31 मार्च तक होते हैं। तो अभी जो ठेके हो गए हैं, जो नीलामी हो गई है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, नई नीलामी हो और नए बजट हो, उस आधार पर ये उन्होंने नीति घोषित की हुई है। तो मोटे तौर पर शराब की आमदनी से सरकार चलाने के बजाय कहीं ना कहीं दूसरे जो उपाय हैं सरकार को उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, उनको खोज लेना। जी मोहन, सरकार 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है और इसका जो शुभारंभ है वो पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश आर्थिक स्थिति बढ़ सके। तौर पर ये समिट वाकई बहुत अच्छी होने वाली है और ये जो मानव संग्रहालय में होगी, क्योंकि जो वो स्थान उसके लिए तय किया गया है, प्रधानमंत्री 2 दिन की ये समिट है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें कम से कम 30 अधिकतम 40 देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। और कई बड़ी कंपनियां, अभी मुख्यमंत्री जी गए थे जापान, तो वहां पर कई बड़ी कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। एक आध कंपनी ने तो संकेत भी कर दिया कि वो अपना बड़ा यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट जो है तो मध्य प्रदेश में डालेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये जो मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया, 2 अभियान, एक तो ग्लोबल मीट उन्होंने की है, हालांकि कुछ वर्ष पहले, शायद 2 साल 3 साल पहले इसी तरह की एक ग्लोबल मीट जो है वो उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। इसी तरीके से वो मध्य प्रदेश में करने वाले हैं और इससे कहीं ना कहीं लोकल के स्तर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के रोजगार डेवलप होते हैं। मैं समझता हूँ हमको जो विकास के साथ विरासत मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसके अनुरूप जो ग्लोबल मीट जो है वो मध्य प्रदेश को आधुनिक दुनिया में ले जाने, टेक्निकल ज्ञान के मामले में, और इसमें कुछ ऐसी चीजों के निर्माण पर भी हो सकते हैं हस्ताक्षर जिनका निर्यात होता है। अगर ये इन्वेस्टर्स मीट सक्सेस होती है तो आयात की दृष्टि से हम पीछे होंगे और कहीं ना कहीं हम निर्यात की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ ये तो एक अच्छी कदम सरकार उठाने जा रही है। जी, सरकार का एक तरह से ये अच्छा कदम है। जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब 24 और 25 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, तो धरातल पर भी ये कंपनियां देखने को मिलती है या फिर खाली सरकार की बातें ही रहती हैं? धरातल पर तो मिलती हैं। मोटे तौर पर अब यहाँ 2 चीजें, यहाँ सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस की हो कि भाजपा की हो, यहाँ सरकार को उतना दोष नहीं दिया जाता। कई वक्त ये औद्योगिक घराने क्या काम करते हैं, जमीन और दूसरी सुविधा लेने की दृष्टि से एग्रीमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर निर्धारित अवधि में नहीं खोलते। तो पिछले दिनों इस पर रोक लगाने के लिए जब पिछली सरकार जो थी, शिवराज जी की, उन्होंने फिर ये कहा था कि अगर 1 साल के भीतर या कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ नई शुरुआत होगी तो ये लैंड अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सरकार क्योंकि सख्त तो उठाती है, लेकिन फिर भी मान करके चलिए कि जितने एग्रीमेंट साइन होते हैं उसका 40 से 50% तक उस पर अमल होने लगता है। हालांकि कुछ में देर होती है और समय पर होने वाले जो है वो कम होते हैं, लेकिन फिर भी साल भर के भीतर 40 से 50% जो एग्रीमेंट हैं वो अमल में आ जाते हैं। अब सरकार इस बात पर सख्ती कर रही है कि निर्धारित समय सीमा में अगर उन्होंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया तो दी जाने वाली सुविधा को विड्रॉ करने की ये एक अच्छा कदम है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश सरकार जहां प्रदेश को चीता प्रदेश बनाने में लगी हुई है, वहीं चीतों पर लगातार सियासत के चलते सुर्खियां भी बनी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की ओर से चीता छोड़ने को लेकर कांग्रेस ने आरोपों की झंडी लग रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी चीते छोड़ रहे और चीता सबसे तेज दौड़ता है, पर क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति चीतों की तरह दौड़ रही है? मुख्यमंत्री जी पहले ये बताएं, और प्रदेश के युवाओं को जो लाभ दे रहे क्या वह चीते की रफ्तार की तरह दे रहे, या पहले ये बताएं। मुख्यमंत्री जी चीता छोड़ रहे, चीता सबसे तेज रफ्तार से दौड़ा जाता है। क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति चीते की तरह दौड़ रही है, ये बताया मुख्यमंत्री जी। और क्या प्रदेश के युवाओं को आप जो लाभ देना चाहते हैं क्या वो चीते की तरह आप दे रहे? स्कूटी आप 9 महीने 10 महीने बाद दे रहे हो, 50 स्कूटी दे रहे हो। इसके पहले आप टेंडर कराने थे तो कब से दे देते, बच्चों को मिल जाती। आज कॉलेज जो 12वीं पास हुए, कॉलेज अगर 1 साल उनका होने आया
तो आज वो स्कूटी से जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, मेरी आपको सलाह है कि चीते की तरह आप भी कार्रवाई करें युवाओं और किसानों के लिए, बहनों के लिए, प्रदेश के लिए। बता दें कि मध्य प्रदेश को चीतों का प्रदेश बनाने की कवायद तेज हो गई और इसी को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जैसे चीता तेज दौड़ता है वैसे ही क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति तेज दौड़ती है या नहीं, ये सरकार पहले जवाब दे। बता दें कि जो उमंग सिंगार है वो लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और अभी उन्होंने मध्य प्रदेश की स्थिति चीते से कंपेयर की है। साथ ही कहा है कि सरकार जिस तरह से आर्थिक स्थिति है उसका जवाब दे कि सरकार क्या कर रही है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 25वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रयागराज पहुंचे हैं। दोपहर होते होते संगम जाने वाली सभी रास्ते श्रद्धालुओं से भर गए हैं। अब आसपास के जिले और प्रयागराज शहर के लोग परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचने लगे हैं। भीड़ को देखते हुए नावों का संचालन आज दोपहर रोक दिया गया है। मेले के आसपास जो भी पार्किंग बनाई गई है वह सभी भर गई है। सारी गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। इसकी वजह से हर तरफ लंबा जाम लग गया है। कानपुर रोड सुलेम सराय में एक साइड की रोड जाम है। मेले में आज पास वाली गाड़ी और बाइक को एंट्री दी जा रही है। बता दें कि आज महाकुंभ का 25वां दिन है और जो इस बार का महाकुंभ है वो डिजिटल है। और बता दें कि अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। बता दें कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और इस बार महाकुंभ की जो थीम है वो भव्यता और दिव्यता पर रखी गई है। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ निरंतर संगम नगरी प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं और वहां की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी संगम में आज डुबकी लगाई है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ गए हैं। नन्हे, इस बार का जो महाकुंभ है वो भव्यता और दिव्यता पर आधारित है और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी आज संगम में डुबकी लगाई है। हरियाणा के सीएम बता दें कि संगम पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है और काफी लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही अखाड़े भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं और इस बार का जो कुंभ है वो डिजिटल है। काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ गए हैं। नन्हे सिंह, जो इस बार का महाकुंभ है वहां पर 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है और इस महाकुंभ में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं। जी, बताना चाह रहे त्रिवेणी आज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आज जो है कई दिया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और यहाँ पे हरियाणा के सीएम के साथ जिस तरह देखा जाए यहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम भी यहाँ पहुंचे, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाए और यहाँ त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना किया। हालांकि बात की जाए आज कई वीआईपी यहाँ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाए। हालांकि बात की जाए आज जिस तरह देखा जाए 34 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो स्नान किए थे, लेकिन आज जो है लगभग ये संख्या बढ़कर 40 करोड़ हो चुकी है। आज हम बात किया जाए, अगर त्रिवेणी संगम की बात किया जाए तो जिस तरह से श्रद्धालुओं के लिए काफी जो है ट्रैफिक की व्यवस्था जो है पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। हालांकि बात की जाए जो त्रिवेणी संगम में चाहे आपका प्रयागराज बनारस रूट हो या बनारस या तो कौशाम्बी रूट हो या नैनी रूट हो, हालांकि बात की जाए जिस तरह आस्था की जो डुबकी लगाने करोड़ों की संख्या में तो श्रद्धालु आ रहे हैं
उनकी आज जो है ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और लोग जो कई पुलों पे जो है पूरी तरह से पुलों पे लोग जो है सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहा है। बात की जाए जिस तरह से श्रद्धालुओं के अभी तक स्नान पर वाला की जो अमृत स्नान पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन जिस तरह बात की जाए अमृत स्नान के बाद भी अभी 12 तारीख को और एक 26 तारीख को जिस तरह से 2 स्नान पर्व बचे हैं के लिए तो है ये स्नान पर्व कह सकते हैं कि मुख्य उनके लिए मुख्य है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं, तो श्रद्धालुओं की बात किया जाए जिस तरह से यहाँ पे नैनी होते हुए अरैल घाट पहुंच रहे हैं और जिस तरह यहाँ रूट को डाइवर्ट करने में जो प्रशासन है, मेलाधिकारी है, वो पूरी तरह फेल नजर आए। हालांकि बात की जाए जिस तरह 60,000 से ज्यादा जवानों को लगाया गया और उनको ट्रैफिक व्यवस्था मैनेजमेंट में लगा, लेकिन वो जो ट्रैफिक व्यवस्था जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह फेल नजर आती है। लेकिन यहाँ जिस तरह से 100 से ज्यादा IPS अधिकारियों को लगाया गया, जो 100 से ज्यादा IPS अधिकारी है वो सभी चौराहों पे मौजूद है, लेकिन जो CO रैंक और इंस्पेक्टर रैंक जो अधिकारी है वो सभी जो चौराहों का जो रूट है वो पूरी तरह से अभी तक मैनेज नहीं कर पा रहे। जिस तरह देखा जाए तो त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार यहाँ जो माँ गंगा का जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और यहाँ जो है संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ जो संत है मानता है वो जो इनका शाही स्नान बसंत पंचमी के बाद से ही वो जाना शुरू होगा। कई शिविर जो है वो पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। जो संत है वो कुछ बड़े संत जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो जिस तरह से 5 तारीख को कार्यक्रम था उनसे जो है मुलाकात करने के लिए रुके थे, लेकिन वो जो है आशीर्वाद प्रधानमंत्री को देते हुए 5 तारीख के बाद से ही यहाँ जो है श्रद्धालु जो है जाना शुरू किए। संत जो है महंत महामंत्रेश्वर सभी अखाड़े जो है यहाँ से निकलना शुरू किए। क्योंकि शाही स्नान की बात किया जाए 3 शाही स्नान पड़ते थे, जो 14 जनवरी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या जो था और बसंत पंचमी, तीनों शाही स्नान पूरी तरह से जो है यहाँ संतों का हो चुका है। और जिस तरह देखा जाए 12 जनवरी का जो स्नान पर्व चल रहा है, यहाँ पूर्णमासी कह सकते हैं, जो श्रद्धालुओं के हैं जो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो यहाँ पे कल्पवासी आए हुए हैं, 10 लाख से ज्यादा कल्पवास कर रहे हैं और वो कल्पवासियों का जो है 12 जनवरी को यहाँ उनका कल्पवास पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी ये मेला पूरी तरह से यहाँ अपने गंतव्य शिविर की तरफ लोग जो है अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। हालांकि जो मेला अभी है जो यहाँ श्रद्धालुओं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अब जो है बाहरी भीड़ कम आ रही है, जो लोकल भीड़ है जो क्षेत्रीय भीड़ है अभी तक नहीं आ पाई थी, अब वो भीड़ जो है यहाँ पे आना शुरू हो गया है। हालांकि बात किया जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो DGIP है उनका मूवमेंट है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से रूट को डाइवर्जन किया गया है उसको देखते हुए यहाँ जो क्षेत्रीयवासी है, यहाँ जो जाने वाले जो यहाँ मेले से निकलने वाले हैं या मेले से जो इनका गाड़ियां आने वाली है, जो खाने पीने की चीजें हैं वो नहीं आ पा रही। हालांकि बात की जाए जो मेन आवश्यक चीजें जिससे खाने पीने की कर सकते हैं, सब्जियां हैं और उनको खाने पीने की चीजें आता है और जो ये सारी चीजें हैं जो शिविरों में जानी चाहिए, जो कल्पवासियों को जाना चाहिए, उनके पास नहीं जा पा रही। हालांकि बात की जाए जिस तरह कल्पवासी है वो अभी 12 तारीख तक ही वो स्नान करेंगे, रहेंगे, स्नान करेंगे, इसके बाद ही वहाँ निकलेंगे। हालांकि बात किया जाए जिस तरह से यहाँ कुछ ऐसे अखाड़े हैं जैसे दंडी स्वामी है, दंडी स्वामी का कहना है कि अभी यहाँ जो है हम लोग रुकेंगे, इस बार जो हम लोगों का होगा क्योंकि बसंत पंचमी के बाद हम लोग चले जाते हैं, लेकिन बसंत पंचमी के बाद हम लोग त्रिस्ता स्नान करके निकलते थे, लेकिन त्रिस्ता स्नान जो था वो हम लोगों का इस बार शिवरात्रि पे स्नान करने का पूरा इन लोगों का प्लानिंग। हालांकि तो शिविर काफी संख्या में उजड़ चुके हैं और उजड़ना भी शुरू हो गए हैं। काफी संख्या में जो श्रद्धालु है बाहर निकल चुके हैं और अभी भी उनके सामान जो है यहाँ फंसे हुए हैं। कई गाड़ियां हैं क्योंकि इनके जो सामग्री होती है कई गाड़ियों से आते हैं और वो सामग्री पूरी तरह से जो उनके खाने पीने की चीजें से लेकर जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरह से जो छावनी होती है वो सब अपना बांध लिए हैं। वो गाड़ियों में भी यहाँ जो है रख चुके हैं। जो ट्रैफिक व्यवस्था मैनेजमेंट है उसकी वजह से वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं और जिस तरह ट्रैफिक व्यवस्था जो जवानों को लगाया गया ट्रैफिक
एसपी को लगाया गया, कई ट्रैफिक इंस्पेक्टर जिस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस तरह श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। अभी जो है दोपहर में श्रद्धालुओं से पुलिस में काफी जो है वाद विवाद भी हो गया था कई पुलों में देखने को जिस तरह मिल रहा है कि श्रद्धालु है सभी पुलों में, वो जो है जिस तरह से 30 पार्टून पुल बनाए गए हैं, 300 पार्टून पुल को अगर ये 15 पार्टून पुल बंद है, 15 अगर चालू किए रहते आने और जाने का, जिस तरह वन वे बनाया गया था, नो व्हीकल जोन इन्होंने घोषित किया था, लेकिन नो व्हीकल जोन उन्होंने 2 तारीख से लेकर, जिस तरह देखा जाए ये सिर्फ बसंत पंचमी तक का था। बसंत पंचमी होने के बाद भी अभी तक पूरी सरकार की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अभी तक सुधर नहीं पाई। और जिस तरह कह सकते हैं, जिस तरह जो शादी रूट है, जो मेले में फंसे हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, उनके जो सामान है, गाड़ियों से आए हैं लोग, वो पार्किंग स्थल पे भी नहीं जा पा रहे हैं जी। जिस तरह बात की जाए त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, वो अभी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। कई देशों के जो है श्रद्धालु आ चुके हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहाँ के मंत्रिमंडल भी आ चुका है, स्नान कर रहा है, लगातार स्नान कर रहा है। और आज जो है आज जिस तरह से देखा जाए ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला गया, वो आंकड़ा ये समय पहुंच गया है लगभग 40 करोड़ जो सरकार का लक्ष्य था वो कंप्लीट होने वाला है। और कंप्लीट अभी 2 स्नान पर बाकी है, जिस तरह कह सकते हैं जो 12 जनवरी का जो स्नान पर्व है वो जो है जो यहाँ कल्पवासी होते हैं उनके लिए है। कल्पवासी जो है वो कल्पवास यहाँ उनका कंप्लीट होगा, तो कह सकते हैं इस तरह से जो मेला है वो पूरी तरह से कल्पवासियों पे टिका है। और कल्पवासी 12 तारीख के बाद उनका स्नान होने के बाद पूरी तरह से मेला यहाँ कंप्लीट इस तरह कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु है यहाँ से निकल जाएंगे और अपने जो है जी से वो अभी भी काफी संख्या में जो उनके परिवारजन आए हैं, क्योंकि हर कल्पवासी के साथ उनके परिवार होते हैं, उनके सहयोग में रहते हैं। लेकिन जिस तरह देखा जाए कल्पवासियों का कहना है कि इस तरह से हम लोग जो 12 जनवरी का कल्पवास है, हम लोगों का कल्पवास के बाद स्नान करके यहाँ शाम को ज्यादातर कल्पवासी निकल सकते हैं। लेकिन जिस तरह रूट डाइवर्जन है और यहाँ के पुलों को बंद किया जा रहा है, वीआईपी जिस तरह कह सकते हैं मूवमेंट है, जो यहाँ का पुलिस का रवैया है वो ठीक नहीं है। लगातार श्रद्धालु इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय है वो विरोध कर रहे हैं। जिनका जो है जरूरी काम है, कोई एम्बुलेंस फंसी है, कोई मरीज है, और जिस तरह कह सकते हैं कि आज से प्रयागराज के सभी स्कूल कॉलेज भी खुल गए थे। स्कूल कॉलेजों के जो स्कूली बच्चे थे उनको काफी दिक्कत हुई। हालांकि बात की जाए तो त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, जो बाहरी है, वो अब जो है आज के बाद से आना कम हो जाएंगे। अब जो लोकल क्षेत्रीय भी है वो लगना शुरू हो जाएंगे। नन्हे सिंह, इस महाकुंभ को लेकर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।